हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारे EORO का टेस्ट नंबर रहने वाला है 52। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट 51 है वो टेस्ट कर लिए हैं और उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर आज के हमारे टॉपिक के सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 आर्थिक समीक्षा और साथ में ही बजट 2023-24 इसके क्वेश्चन हमें कवर करेंगे। आगे हम और कौन से टॉपिक से कवर करेंगे, हमारे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। साथ में ही हम आज जो करंट अफेयर्स करते हैं उसमें आज भारत के करंट अफेयर्स में हमारे भारत का जो बजट है 23-24 का, उसके भी कुछ क्वेश्चन है आज की क्लास में हमें कवर करेंगे। साथ में हमारा पार्ट बी और पार्ट बी की वो योजनाएं तो ये आज के हमारे जो क्लास है उसके टॉपिक रहने वाले हैं। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलिए आज की क्लास का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जोहड़बीड़ से संबंधित नहीं है, यानी जोहड़बीड़ बीकानेर है उसमें कौन कौन से केंद्र है या संस्थान है वो है, इनमें से और कौन सा एक नहीं है। एजोर्प एसोसिएशन फॉर जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन, केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र व अनुसंधान और केंद्रीय अश्व प्रजनन व अनुसंधान उपकेंद्र। तो इसमें से आपका 2 है, केंद्रीय बेर व खजूर अनुसंधान है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र व अनुसंधान है, केंद्रीय अश्व प्रजनन व अनुसंधान उपकेंद्र है। ये तीनों तो है, लेकिन एजोर्प एसोसिएशन फॉर जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन है, ये बीकानेर में नहीं है, यानी जोहड़बीड़ में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से अपने नाम निर्देशन में या फिर शपथ पत्र में या किसी घोषणा या कथन जो कि नाम निर्देशन पत्र में अपेक्षित है कि मिथ्या सूचना देता है या फिर उसे छुपाता है, तो यह कृत्य किस श्रेणी में आता है। निर्वाचक अपराध में, निर्वाचन अपराध में, सूचना अपराध में और मिथ्या घोषणा अपराध में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निर्वाचन अपराध में ये चीजें आती है। ये जो करते होगा, काम होगा ऐसा अगर वो करेगा उम्मीदवार है तो वो निर्वाचन अपराध में आएगा। और ये किस में दिया हुआ है, ये धारा 28 में दिया हुआ है। धारा 28 में ये दिया हुआ है। धारा 28 में क्या है, निर्वाचन अपराध है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध है। इसमें बोला गया है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई कुछ वर्णित निर्वाचन अपराध दिए हुए जो कि धाराओं में दिए हुए। कौन कौन सी धाराएं, इसमें 125 से लेके 136 धाराएं दी हुई हैं, उनके उपबंध प्रभावी होंगे। ये इसमें बोला गया है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इनकी जो धारा 125 से 136 है, उनके उपबंध है वो इस पर प्रभावी होंगे। साथ में इसमें दिया हुआ है कि कोई भी निर्वाचन के समय अपने नाम निर्देशन में या फिर शपथ पत्र में या फिर घोषणा में, कथन में कोई भी मिथ्या घोषणा करता है अथवा कोई सूचना छिपाता है तो 6 माह के कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय होगा। और यह प्रावधान है वो 20 मार्च 2020 को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 20 मार्च 2020 को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और किस में है, ये धारा 28 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में से एक नहीं है। और ये किसके बारे में बोला गया, भारत के बजट का, हमारे देश के बजट का। बजट 2023-24 है, उसमें 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है। तो इसमें से बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी एक है वो इन प्राथमिकताओं में नहीं है। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना व निवेश, वैदिक विरासत। थोड़ी सी पहले हम बजट 2022-23 की बात करते हैं, बजट 23-24 की बात करते हैं।
जो बजट है उसका अनुच्छेद किस में जिक्र होता है? 112 में होता है। बजट के रूप में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हम देखें कि किस अनुच्छेद में दिया होता है, 112 में दिया होता है। अब ये जो अब की बार 23-24 का बजट है, ये कब पारित हुआ या फिर कब आया? तो 1 फरवरी 2023 को बजट आया। किसने जारी कौन लेके आया? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अगर आपसे पूछ ले कि निर्मला सीतारमण का जो ये बजट है 23-24 ये कौन सा था, तो ये 5वीं बार, लगातार 5वीं बार इन्होंने जो बजट है वो जारी किया है। तो 1 फरवरी 2023 को कौन? निर्मला सीतारमण। तो 5 बार लगातार जो बजट है वो लाने वाली है निर्मला सीतारमण। अब बात करते हैं कि इसमें 7 प्राथमिकताएं हैं। 7 कौन कौन सी? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना व निवेश, और चौथी कौन सी है? चौथी वैदिक विरासत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। अगर हम चौथी की बात करें कि चौथी जो प्राथमिकता है वो कौन सी है, तो वो है सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को सामने लाना, तो ये है चौथी, सामने लाना। और ये 7 की 7 प्राथमिकताएं काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में इन प्राथमिकताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास। छठी है युवा शक्ति। और सातवीं है वित्तीय क्षेत्र। तो आपको ये सातों याद रखनी है। पहली है आपकी समावेशी विकास, दूसरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरी अवसंरचना व निवेश, चौथी सक्षमता को सामने लाना, पांचवी हरित विकास, छठी युवा शक्ति और सातवीं वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं जो बजट 2023-24 की है। आपको अच्छे से ये याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो गया। अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है? पाबूजी कोल्लूगांव, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन, गोगाजी ददरेवा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। मलिनाथ जी गागरोन से ना होके तिलवाड़ा से है। तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है। गोगाजी ददरेवा, यहाँ पे जो ददरेवा है यहाँ पे इनका जन्म स्थान है। तो ये क्या है? यहाँ पर इनकी शीर्षमेड़ी है, शीर्षमेड़ी। और अगर धरमेड़ी पूछ ले आपसे कि कहाँ है धरमेड़ी, तो धरमेड़ी है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इस साइड है वो केंद्र दे रखे हैं, इस साइड है वो स्थान दे रखे हैं, और हमें इन्हें सुमेलित करके इन कूट में से राइट आंसर करना है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये कहाँ पे है? ये है बीकानेर में। जैतून तेल रिफाइनरी, ये लूणकरण सर बीकानेर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में 2 आएगा। ए में 2 तो ये 2 तो हो ही नहीं सकते, इनमें से एक होगा। जैतून तेल रिफाइनरी बी में 3, तो बी में 3 इसमें होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3rd। और सी में फिर 4 आ गया और डी में फिर 1 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन अपराध किए जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत दंड का क्या प्रावधान है? 12 मास तक का कारावास एवं जुर्माना, केवल 10,000 रुपये का जुर्माना, केवल 6 मास का कारावास, और 6 मास तक का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। 6 मास तक का कारावास हो सकता है और ओनली जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM किस विभाग द्वारा संचालित है? आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1st, आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो संचालित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1st। थोड़ा सा इस योजना को है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि ये इसकी पूर्ववर्ती योजना कौन सी थी,
पूर्ववर्ती योजना, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कोई योजना होती है तो उससे पूछ लिया जाता है कि ये इसमें पूर्व में इससे पहले कौन सी योजना चलती थी, या फिर ये योजना है किस योजना के अंतर्गत आई है। तो इसकी पूर्ववर्ती योजना है वो है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार या रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना। तो ये इसकी पूर्ववर्ती योजना है, ठीक है। और बाद में ये फिर क्या बन गई, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बन गई। प्रारंभ कब से हुई, प्रारंभ हुई 23 सितंबर 2013 से, 23 सितंबर 2013 से। मंत्रालय आपसे पूछ ले तो आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय, भारत सरकार। फिर इसका 2014-15 में, 2014-15 में नाम बदल के क्या बना दिया गया, दीन दयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इसका नाम बना दिया गया। फिर बाद में अगर आपसे वित्त के बारे में पूछ ले इसके बारे में, तो इसका वित्त है जो प्रारंभ में, तो इसका वित्त है वो कितना था, सेंटर और स्टेट का 75:25 था। लेकिन अगर 2015-16 की बात करें कि 15-16 में इसका वित्त है वो चेंज करके कितना कर दिया गया है, 60-40 कर दिया गया है, 60-40 कर दिया गया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में इसका वित्त है वो कितना था, 75-25 के अनुपात में था, और 2015-16 के बाद कितना था, 60-40 इसका कर दिया गया था। पात्रता की बात अगर पूछ ले तो अगर स्वर्ण जयंती, जब ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी ना, तो उसमें पात्रता केवल जो बीपीएल परिवार के थे, बीपीएल परिवार के थे, वो ओनली परिवार है वो पात्र थे। लेकिन अब जब ये वो दीनदयाल अंत्योदय योजना के बाद है, इनमें बीपीएल भी शामिल होंगे, बीपीएल भी शामिल होंगे, स्टेट बीपीएल है वो भी शामिल होंगे, अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय परिवार वो भी इसमें शामिल होंगे, और साथ में जो 3 लाख से कम आय वार्षिक आय वाले शहरी परिवार है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये इनकी पात्रता है। और ये शुरू में जब योजना थी तो ये प्रारंभ में कितने 40 ही शहरों में थी, कितने में थी, 40 शहरों में थी। लेकिन बाद में इसको 2016-17 से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया, यानी पूरे राज्य के सभी नगर निकायों में इसे लागू कर दिया गया। तो इस योजना के बारे में ये मेन की पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसका मैंने एक बार फिर आपको रिवीजन करवा दिया है। और इस योजना के तहत है वो शहरी आजीविका केंद्र यानी सिटी लाइवलीहुड, आपके जो सेंटर है सीएलसी, वो भी इसी के अंतर्गत है वो बनाए गए थे। यानी 3 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे 1 बनेगा, 3 लाख से 5 लाख के मध्य जनसंख्या है तो वहाँ पे 2 बनेंगे, और अगर 5 से 10 लाख जनसंख्या है तो वहाँ पे 3 बनेंगे, और अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे 8 बनेंगे, और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा था ऑप्शन है फर्स्ट, और एक बार हमने फिर इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सांथी गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। और यहाँ पे पशुओं का एक विशाल मेला भी बढ़ता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महिला विकास ऋण योजना के तहत गैर कृषि उद्देश्यों के लिए महिला को अधिकतम ऋण दिया जाता है, 50,000, 25,000, 1 लाख और 10,000। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है 50,000 रुपये। ये जो योजना है महिला विकास ऋण योजना है, इसके अंतर्गत जो भूमि विकास बैंक होते हैं, भूमि विकास बैंक कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना है वो 2 व्यक्तियों की गारंटी पर गैर कृषि उद्देश्यों के लिए और साथ में डेयरी व्यवसाय के लिए है वो 50,000 का ऋण है वो महिलाओं को उपलब्ध करवा रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 104 के अंतर्गत निम्न में से कौन से उपयोक्ता प्रभार उद्घृत करने की शक्ति नगरीय निकाय को प्रदान की गई है, जल निकास और मल वहन की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कलाविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग, और उपरोक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, जो आपकी धारा 104 है। धारा 104 में दिया हुआ है उपयोक्ता प्रभार उद्घृत करने की शक्ति, ये दिया हुआ है आपकी धारा 104, जिसमें दिया गया है कि जल निकास और मल वहन की व्यवस्था,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कलाविधियों के लिए विभिन्न प्रकारों के यानों की पार्किंग, इसके अलावा किसी भी प्रकार के जो सह निर्माण होते हैं, परिवर्तन, मरम्मत करना या ढहाने के जो कार्य के लिए सार्वजनिक मार्गों पर जो सामग्रियों या मलबे के ढेर है उनके लिए, या फिर कोई अन्य नागरिक सेवा के लिए ऐसी रीति से ऐसी दरों पर जो समय पर उसके द्वारा जो राज्य सरकार है वो निर्धारित करती है। ठीक है। और इसके साथ में इन्हें बोला गया है कि राज्य सरकार नगर पालिका को जैसे कोई पहले से किसी उपभोक्ता पर भार उद्ग्रहण करने का निर्देश देश के जो पहले से है वो नगर पालिका उसको उद्गृहित नहीं कर रही थी, यानी उसने स्थगित कर रखा था। लेकिन अगर राज्य सरकार है वो आदेश दे देगी तो उसे वो उद्ग्रहण है वो करना पड़ेगा, उपयोगिता प्रभार को उद्गृहित करना पड़ेगा। ये चीज भी इसमें दे रखी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस, गुलाब चंद कटारिया, अब्दुल नजीर और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर सीवी आनंद बोस है वो पश्चिमी बंगाल के 22वें राज्यपाल बने हैं। कौन से? 22वें राज्यपाल बने हैं। अगर पश्चिम बंगाल के अगर सीएम की मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है ममता बनर्जी। अगला बात करें गुलाब चंद कटारिया, तो गुलाब चंद कटारिया ये 31वें राज्यपाल बने हैं। और कहाँ के बने हैं? असम के बने हैं, असम के। और इन्हें तो आप सभी जानते हैं कि गुलाब चंद कटारिया वो कहाँ से हैं? ये उदयपुर से, हमारे राजस्थान से, उदयपुर से। ये राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री थे। साथ में ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है मंत्री भी थे। साथ में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री। और ये कहाँ के थे? उदयपुर के निवासी थे। और उनका चुनाव क्षेत्र भी कौन सा था? उदयपुर था। चुनाव क्षेत्र भी कौन सा है? उदयपुर ही है इनका। तो गुलाब चंद कटारिया है वो कहाँ के राज्यपाल बने हैं? 31वें राज्यपाल बने हैं, असम के। अगर बात करें अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के बने हैं। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और कौन से बने हैं? 24वें राज्यपाल बने हैं। आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल बने हैं। अगर हम अब्दुल नजीर की बात करें तो ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अब हम अगले बात करें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की, तो ये 41वें राज्यपाल बने हैं। और वो भी कहाँ के? बिहार के 41वें राज्यपाल है वो बने हैं। बिहार के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस है वो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अगर हम राज्यपाल से संबंधित एक दो फैक्ट देखें तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत है वो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच इनका उल्लेख है। यानी राज्य कार्यपालिका उल्लेख है वो 153 से लेके 167 के बीच में है। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार है वो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। और अगर अनुच्छेद 155 की बात करें हम तो 155 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो मैंने इनमें जो दिए गए थे वो क्योंकि अभी नई नियुक्तियां हैं तो इनमें आपसे पूछा जा सकता है। और हमारे गुलाब चंद कटारिया थे तो मैंने सभी को आपसे बता दिए कहाँ के थे, कौन से राज्यपाल थे। और राज्यपाल के बारे में थोड़े से जो आपके अनुच्छेद होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस साइड लोक देवता है, इस साइड मुख्य स्थल है। गोगामेडी बिल्कुल सही है। मलिनाथ जी पिचियाक, पाबूजी कोल्लू ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी पर्वतसर ये भी बिल्कुल सही, यानी गलत है ऑप्शन है 2। मलिनाथ जी है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पहली बार स्काडा सिस्टम कहाँ लगाया गया? IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर
जवाई बांध जो कि पाली में है, बिसलपुर बांध टोंक में, राणा प्रताप सागर बांध है कोटा में। तो इनमें से किस पर है वो पहली बार है वो स्काडा सिस्टम लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिसलपुर बांध पर स्काडा सिस्टम में लगाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय उपयोगिता प्रभार उद्घृत कर सकती है? धारा 102, धारा 103, धारा 104 और धारा 105। तो अभी हमने इसमें बात की थी कि जो उपयोगिता प्रभार उद्घृत करने की शक्ति है वो किसमें है? धारा 104 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज पांडे, अनिल चौहान, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनिल चौहान। अनिल चौहान है, ये रिटायर्ड है और जो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी ये काम करेंगे, सचिव के रूप में भी ये काम करेंगे। अगर हम बात करें कि भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन थे? तो वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत, बिपिन रावत ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएफ की बात करें तो ये इसकी पदावधि कितनी होती है? इसकी पदावधि 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष यानी 65 साल होती है, इसकी पदावधि होती है। और इस जो पद का जो गठन है वो कब किया गया था? 2020 में इस पद का गठन किया गया था। अगर बिपिन रावत की बात करें तो इन्हें 2022 में मरणोपरांत है वो पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, विभूषण दिया गया। तो ये आपको कुछ और बातें भी याद करनी है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे जिन्हें मरणोपरांत 2022 में पद्म विभूषण दिया गया। सीडीएस पद का गठन है वो 2020 में किया गया था और इसकी अगर पदावधि की बात करें तो 3 साल या फिर 65 वर्ष है। अगर हम अगली बात करें कि मनोज मुकुंद नरवाणे कौन है, तो ये 28वें प्रमुख है भारतीय सेना के, 28वें प्रमुख, 28वें प्रमुख। अगर अब की बात करें तो अब कौन है? मनोज पांडे है। अब हम इंडियन आर्मी की बात कर ही रहे हैं तो इंडियन जो आर्मी है वो डे कब आता है? ये आता है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे कब आता है? 15 जनवरी को। अगर इंडियन आर्मी के मोटो की बात करें, मोटो की बात करें तो ये कौन सा है? ये है सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर और अगला हम बात करें कि वीरेंद्र सिंह पठानिया, तो ये भारतीय तटरक्षक, जो भारतीय तटरक्षक हैं, तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक हैं। तटरक्षक के कौन से? 24वें महानिदेशक है। और अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, 18 अगस्त 1978 को। और इसका जो मोटो है वो कौन सा है? वी प्रोटेक्ट। कौन सा है? वी प्रोटेक्ट। तो मैंने ये चारों आपको बता दिए। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये है अनिल चौहान। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकूँ उतना ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सिलेबस से ही पूछा जाए, हो सकता है पहले बाद का भी पूछा जा सकता है। तो आपकी जितनी तैयारी होगी, आपको जितना नॉलेज होगा, आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े हम। हमारा अगला क्वेश्चन है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय वो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया में, ब्राजील में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्कॉटलैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन में केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत को पहचानिए। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बारां, फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर, मसाले औषधीय पौधे केंद्र झालावाड़। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2। अब आप कमेंट करके मेरे को बताना कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है। ये सारे के सारे उत्कृष्टता केंद्र है मेरे आपको टेलीग्राम पर, हमारे जो टेलीग्राम है लर्न विद प्रीत चौधरी, उस चैनल पे सारे के सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं और आपने अच्छे से याद भी कर रखे होंगे। तो सीताफल है वो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर में, मसाले औषधीय पौधे केंद्र झालावाड़ में। और ये सीताफल वाला तो काफी बार 2022 में काफी एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है? धारा 29, धारा 28, धारा 27 और धारा 26। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। धारा 29 है, उसमें भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है। अगर धारा 28 की बात करें, और ये भ्रष्ट आचरण कौन कौन से होंगे, ये सारे मैंने कल के टेस्ट में भी आपको अच्छे से याद करवाए थे, और क्वेश्चन भी 4-5 ला के मैंने आपको मतलब बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकता है। धारा 28 की बात करें तो इसमें क्या है? निर्वाचन अपराध है। क्या है? निर्वाचन अपराध। धारा 27 की बात करें तो धारा 27 में बताया गया है कि जो आकस्मिक रिक्तियां होती हैं, आकस्मिक रिक्तियां होती हैं, उन्हें किस प्रकार भरा जाएगा। और धारा 26 में बताया गया है कि निर्वाचन में मत देने की रीति, निर्वाचन में मत देने की रीति है वो किस में है? धारा 26 में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है? 30,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण, 50,000 का मुक्त ऋण, 75,000 का ब्याज मुक्त ऋण और 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन है 2। 50,000 तक का मुक्त ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। अगर हम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो इसकी किस बजट में घोषणा हुई थी? तो इसकी बजट 2021-22 में तो घोषणा हुई थी। दूसरा, ये प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को। कई जगह आपको 16 अगस्त में मिल सकता है, लेकिन राइट होगा आपका 6 अगस्त 2021। ऋण की राशि पूछ ले तो 50,000 रुपये है, और पूर्ण रूप से ये ब्याज मुक्त ऋण है। ना इसमें कोई ऋण मतलब आपको ब्याज देना होगा, और इसमें जो ऋण है तो किसी भी प्रकार की गारंटी है वो भी आपको नहीं देनी होगी। बस इसमें ये है कि 5 लाख अभ्यर्थियों को जो पहले आएगा, पहले पाओ के हिसाब से, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है इसमें ऋण दिया जाएगा। और जो ये लाभार्थी होंगे उनको 12 महीने में यानी 1 वर्ष में इस ऋण का भुगतान करना होगा। और अगर योजना का नोडल अधिकारी पूछ ले, नोडल अधिकारी पूछ ले तो वो कौन होगा? वो जिला कलेक्टर होगा। जिला कलेक्टर। तो ये सारी चीजें आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना है, इसके बारे में याद रखनी होगी। इसमें अगर आयु सीमा की बात करें तो पहले इसमें आयु थी वो थी 18 से 40 वर्ष, लेकिन इसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40 से 60 वर्ष कर दिया गया बढ़ाकर। यानी अब इसकी जो आयु सीमा है वो कितनी होगी? 18 से 60 वर्ष हो गई। और इसमें योजना की जो अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। वो कब तक कर दी गई है? 31 मार्च 2024 तक इसकी योजना जो अवधि है वो कर दी गई है। तो ये तीनों चारों इसके जो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो किस बजट में आई? 2021-22 में आई। प्रारंभ 6 अगस्त 2021 को हुई। इसका जो नोडल अधिकारी है वो कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। इसमें पहले पाओ के आधार पर 5 लाख अभ्यर्थियों को है वो लाभ दिया जाएगा। बिना गारंटी के, बिना ब्याज के 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बाबूजी अवतार माने जाते हैं शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के, भरत के और राम के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लक्ष्मण के। बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 2010-11 की तुलना में 15-16 में कुल जोत क्षेत्रफल में कितनी कमी दर्ज की गई है? 2.73% की, 2% की, 1.24% की और 11.07% की। अगर हम जोतों के बारे में बात करें तो इनसे 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो ये बन सकता है कि कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है। कुल जोतों का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है 208.73 लाख हेक्टेयर। 73 लाख हेक्टेयर। पहला क्वेश्चन तो ये।
ठीक है। दूसरा ये कि इनमें है वो कमी कितनी हुई है, पहले कितने थे, ये पहले थे 211.36, यानी अब क्या हुई है, कमी हुई है। 2010-11 में कितने थे, 211.36, 2015-16 में हो गए 208.73 लाख हेक्टेयर। अब कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है, 1.24% की कमी हुई है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड कि 1.24% की कमी हुई है। तो आपके क्वेश्चन कितने बन गए कि कुल क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर, कमी 1.24% की। दूसरा ये कि कुल जोतों की संख्या, कुल जोतों की संख्या, कुल जोतों की संख्या तो वो कितनी है, वो है 76.55 लाख, 76.55 लाख है। और इसमें क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 11.14% की। अब क्षेत्रफल तो कम हो रहा है और जो जोतों की संख्या है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो जो जोत है उनका जो है वो बंटवारा हो रहा है, यानी उनके टुकड़े हो रहे हैं, तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी। तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 76.55 लाख हो गई है। वृद्धि कितनी हो गई है, 11.14% है, इसमें वृद्धि हो गई है। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। अब मैं चाहती तो सीधा इसको टिक करके जा सकती थी, लेकिन आपको ये तीन जो की पॉइंट थे, इनके फैक्ट्स थे, ये बताने जरूरी थे। बाई चांस मान लीजिए ये क्वेश्चन कमी वाला ना आके इनमें वृद्धि वाला आ जाता, कुल आपसे पूछ लेता, कुल संख्या पूछ लेता, तो ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो गया। और ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि कमी कितनी है, कुल क्षेत्रफल में 1.24% की है, और वृद्धि जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी है, 11.14%। तो आगे बढ़िए हम हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचक यानी मतदाता को मत देने या नहीं देने का निर्वाचन हेतु खड़े होने या नहीं होने या उम्मीदवारी वापस लेने हेतु किसी भी परितोषण, दान, प्रस्तावना, वचन या अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करना या फिर उत्प्रेरित करना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार कहलाता है। प्रत्यक्ष आचरण, परोक्ष आचरण, दुष्ट आचरण या फिर भ्रष्ट आचरण। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ है, भ्रष्ट आचरण। क्योंकि हमें पता है जो धारा 29 है उसका जो हेडलाइन है वही क्या है, भ्रष्ट आचरण है, यानी हेडिंग जो आपकी भ्रष्ट आचरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जिनका हाल ही में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो इनके बारे में जो कई और क्वेश्चन बनते हैं वो सारों पे हम चर्चा कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले तो जो इनकी जो डेथ हुई तो 6 फरवरी 2022 को हुई थी। इनका जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, इनका जन्म है इंदौर एमपी में, इंदौर एमपी में है, ठीक है। और ये स्वर कोकिला है, पार्श्व गायकी थी, पार्श्व गायिका थी, ठीक है। इनके अगर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें भारत रत्न तो मिला था 2001 में, भारत रत्न। अगर पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें तो ये उनको मिला था 1999 में, 1999 में। अगर पद्म भूषण की बात करें, इसमें पद्म भूषण भी पूछा है, तो पद्म भूषण की बात करें तो ये मिला था 1969 में। और 1989 की बात करें तो इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार है इन्हें मिला था। तो इन्हें ये जो 4 पुरस्कार मिले हैं चारों के चारों याद करनी है। 2001 में तो मिला था भारत रत्न पुरस्कार, 1999 में मिला था पद्म विभूषण, 1969 में मिला था पद्म भूषण, और आपके 1989 में मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। एक इनके बारे में याद रखना है जो अयोध्या यूपी में है, अयोध्या यूपी में, तो इनमें इनकी स्मृति में लता मंगेशकर चौक बनाया जाएगा, लता मंगेशकर चौक बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, अयोध्या यूपी में। और साथ में जो मध्य प्रदेश का इंदौर है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे संगीत अकादमी भी बनाई जाएगी, संगीत अकादमी भी बनाई जाएगी। तो ये इनके बारे में जो 6-7 बातें हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। इनको भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1969 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1989 में दिया गया। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार। अयोध्या यूपी में इनकी स्मृति में लता मंगेशकर चौक, और मध्य प्रदेश इंदौर में है वो संगीत अकादमी बनाई गई। राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इस साइड आभूषण दिए हुए हैं और इस साइड पहने जाने वाले शरीर का अंग दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें कणकती, तो कणकती है ये कमर में पहनी जाती है, कमर में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में फोर्थ हो जाएगा। रिमझोल की बात करें, रमझोल की बात करें तो ये पैरों में पहना जाता है, यानी दो में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हंसली की बात करें तो हंसली गले में पहनी जाती है और मेमंद आभूषण है ये सिर में पहना जाता है। तो आपका कणकती कमर, रमझोल पैर, हंसली गला और मेमंद सिर। तो नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा इसका तो आप राइट आंसर है यानी राइट क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्टता केंद्र दिए हुए हैं, स्थान दिया हुआ है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र, नारियल, अमरूद और आंवला और आम, और यहीं पे बेर का भी होता है। आंवला, आम और बेर इन तीनों का एक जगह ही होता है। तो सबसे पहले मैं अगर खजूर की बात करें तो खजूर का कहाँ है, ये है सागर भोज का, यानी ए में हो जाएगा फोर्थ। ए में फोर्थ आपके फर्स्ट और फोर्थ में दिया हुआ है, तो यानी 2 और 3 तो नहीं हो सकते। नारियल की बात करें तो नारियल बिसलपुर टोंक में है, यानी 2, तो 4 में 2 दोनों में दे रखा है। अमरूद की बात करें तो अमरूद है देवड़ावास टोंक में, तो यानी सी में फर्स्ट आ जाएगा। सी में फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है, यानी ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। और आंवला, आम और बेर कहाँ होंगे, खेमरी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। ये काफ़ी सारे उत्कृष्टता केंद्र है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो इन्हें आप एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि जो उत्कृष्टता केंद्र होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और 2022 में सारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको जरूर एक बार पढ़ के जाना। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित नहीं है। किसी निर्वाचन मतदाता को मत देने या नहीं देने आदि हेतु परितोषण, दान, प्रस्तावना, वचन द्वारा उत्प्रेरित करना, तो ये तो भ्रष्ट आचरण में आएगा, यानी ये तो आएगा। निर्वाचक को क्षति, सामाजिक बहिष्कार, जातीय समुदाय से निष्कासन की धमकी देना, दैवीय प्रकोप के लिए बोलना, तो ये भी आता है, तो यानी ये भी आएगा। किसी निर्वाचन में या उसके प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक उपगत व्ययों का संदाय, ये नहीं आएगा। निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या दुहाई देना, यानी दैवीय प्रकोप से डराना, दैवीय प्रकोप। राष्ट्रीय स्वयं प्रतीक या ध्वज का प्रयोग करना, ये भी भ्रष्ट आचरण में आता है, यानी आपका ऑप्शन थर्ड है, ये नहीं आता, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भजन सुपारी जिनका हाल ही में 2 जून 2022 को निधन हो गया का संबंध किस राज्य से था। लखनऊ उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इंदौर मध्य प्रदेश और वर्धा महाराष्ट्र, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर से। भजन सुपारी है जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कहाँ से थे, जम्मू कश्मीर से थे। अगर हम भजन सुपारी की बात करें तो इनका जन्म है वो कश्मीर में हुआ था और ये संतूर वादक थे, यानी शास्त्रीय संगीत और जो सूफी संगीत है उनसे इनका संबंध था। इन्हें पुरस्कार की बात करें तो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। वो कब मिला हुआ है, 2004 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और उन्हें जम्मू कश्मीर का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, जम्मू कश्मीर थे। एक और थे संतूर वादक जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे, वो थे पंडित शिव कुमार शर्मा, और ये भी कहाँ से थे, ये भी जम्मू कश्मीर से थे। इनका जो निधन है वो 10 मई 2022 को हुआ था और ये भी कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के थे ये, और ये भी संतूर वादक थे। तो आपको इनको दोनों का याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंधित है। रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश पेट्रोलियम और केयर्न एनर्जी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केयर्न एनर्जी है वो, इससे कंपनी है वो संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का औसत जोत का आकार कितना है, 4.86 हेक्टेयर,
3.07 हेक्टेयर, 1.24 हेक्टेयर और 2.73 हेक्टेयर। तो मैंने जोत के आकार के बारे में आपको बताया था कि अगर कुल जोत का क्षेत्रफल पूछ ले, कुल जोत का क्षेत्रफल, तो वो तो कितना है 208.73 लाख हेक्टेयर। इसमें कमी कितनी हुई है, कमी हुई है 1.24% की। कुल जोतों की संख्या पूछ ले, मैं आपको वापस रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। कुल जोतों की संख्या, जोतों की संख्या वो कितनी है, कुल जोतों की संख्या है 76.55 लाख, 55 लाख। अगर आपसे इसमें वृद्धि पूछ ले तो ये हुई थी 11.14% की वृद्धि हुई थी। अब बात करें कि राजस्थान का औसत जोत का आकार, औसत जोत का आकार क्या होता है कि जो कुल जोतों का क्षेत्रफल होता है, यानी 208.73 लाख हेक्टेयर, और इसका भाग किसमें जाता है, कुल जोतों की संख्या यानी 76.55 लाख में जाता है। तो 76.55 लाख, ये लाख हेक्टेयर, ये लाख है, लाख से लाख गया, ऊपर क्या बचा, हेक्टेयर, यानी जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी हेक्टेयर में आएगी। तो यानी भाग देने से जो आएगा वो आएगा 2.73 हेक्टेयर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो औसत जोत का आकार है वो कैसे निकालते हैं, जोत का कुल क्षेत्रफल बटा कुल जोत की संख्या, और वो कितना है 2.73 आपका हेक्टेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का औसत जोत का आकार कितना है, 2.73 लाख, 2.73 हेक्टेयर है। अगर आपको कुल जोत का क्षेत्रफल और कुल जोतों की संख्या पता है तो आप ये निकाल सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या किसी भाग पर निम्नलिखित में से कौन से कर अधिरोपित कर सकती है। तो इसमें दिया हुआ है रोशनी कर, यानों पर कर, नौकाओं पर कर, उपयुक्त सभी। तो जो 103 है, 103 में जो अन्य कर है वो दिए गए हैं कि अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सके हैं, कौन कौन से, रोशनी कर हो गया, नगरपालिका के भीतर चलाने वाले यानों पर कर हो गया, लंगर कर भी हो गया, लंगर कर हो गया, सभाओं पर कर हो गया, तीर्थ यात्री और पर्यटकों पर कर हो गया, विज्ञापन होर्डिंग पे कर हो गया, अग्नि पे कर हो गया, गैर आवासीय भवन में पार्किंग पे हो गया, स्टाम्प शुल्क पे हो गया। यानी ये सारे के सारे जो कर है ये अन्य कर है जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कितने दिवस का रोजगार पात्र परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतिवर्ष 100 दिवस का, प्रतिवर्ष 150 दिवस का, प्रतिवर्ष 200 दिवस का और प्रतिवर्ष 300 दिवस का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिवर्ष 100 दिवस का करवाया जाएगा। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये मनरेगा के मतलब पूर्ववर्ती देख ले या फिर मनरेगा को देखकर ये योजना बनाई गई है। ये ओनली शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। और उसमें अब है जो 2023-24 बजट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि इसे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी लागू करने की ये सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। मैंने कल आपको चोंप, चूंप ये दोनों का बताया था, और एक चंपाकली, चंपाकली की कौन कौन से कहाँ पे पहने जाते हैं, गर्दन में, कलाई में, दांत में और नाक में। तो आपका राइट आंसर होगा कि चोंप है वो तो नाक में पहना जाता है और जो चूंप है वो दांत में पहना जाता है। और चूंप के साथ एक रखन को और याद रखना है, रखन भी कहाँ पे पहना जाता है, दांत में पहना जाता है। एक होता है नोगरी, अगर आपने कहीं किसी ने नहीं सुना है तो आप ध्यान रखना, नोगरी आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है, नोगरी है वो हाथ में पहना जाता है। चंपाकली कहाँ पे पहना जाता है ये आप कमेंट करके बताओगे क्योंकि मैंने आपको कल इसमें बताया था। चलो मैं ही बता देती हूँ, चंपाकली है वो किस में पहना जाता है, गर्दन में, गले में। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन सत्य कथन बताना है। 2010-11 की तुलना में 2015-16 में औसत जोत में कमी आई है। 2010-11 की तुलना में 2015-16 में कुल जोतों की संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। औसत जोत की बात करें तो उसमें कमी आई है, कुल जोतों की संख्या में बात करें तो 11.14% की वृद्धि दर्ज हुई है, यानी ये दोनों के दोनों सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
नगरीय निकाय क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक स्थान पर या फिर निजी भूमि या भवन पर अनुज्ञेय स्वयं प्रदर्शन या विज्ञापन पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत कर लगाया जा सकता है? 101, 102, 103 और 104। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, धारा 102। धारा 102 में वो बाध्यकारी कर आते हैं, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि अगर सार्वजनिक स्थान हो या फिर कोई निजी भूमि पर भवन पर विज्ञापन लगाया है तो विज्ञापन कर आएगा, वो धारा 102 में आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणी जयराम जिनका हाल ही में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया, संबंधित है, पुरातत्वविद हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या पार्श्व गायिका हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पार्श्व गायिका। वाणी जयराम पार्श्व गायिका है जिनका हाल ही में 4 फरवरी 2023 को निधन हुआ था और 2023 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेवर आभूषण पहना जाता है, कहाँ पे पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, गले में और पैरों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पैरों में। नेवर आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में असत्य कथन है, 2019-20 में प्रारंभ हुई थी। इसमें 4 स्टेज है, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा। सर्वप्रथम नीति इस पर बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश 2015 में, बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही तक ही वर्तमान में संचालित है। तो ये गलत है, इसमें ये असत्य दिया हुआ है। बाकी 2019-20 में प्रारंभ हुई थी, इसमें 4 स्टेज है, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा, और सर्वप्रथम ये आंध्र प्रदेश में लाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अंतर्गत राज्य सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट या कुछ नगरीय निकायों को निम्न में से क्या आदेश दे सकती है? ऐसी विशिष्ट या कुछ नगरीय निकाय धारा 102 के अधीन अधिरोपित बाध्यकारी कर का उद्ग्रहण नहीं करें। ऐसी विशिष्ट या कुछ नगरीय निकाय धारा 102 के अधीन अधिरोपित बाध्यकारी कर के उद्ग्रहण को बंद कर दें या फिर अधिरोपित बाध्यकारी कर की दर को कम कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो आपकी धारा 102 है जिसमें नगरपालिका की बाध्यकारी कर दिए गई हैं। लेकिन अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नगरपालिका अगर अनुरोध करे यानी अभ्यावेदन देती है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार है वो राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका को किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या फिर उद्ग्रहण को बंद करने या फिर जो बाध्यकारी कर है उसकी दर को कम कर देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी। तो ये किस में दिया हुआ है? धारा 102 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस बजट घोषणा से प्रारंभ की गई थी? तो इसका मैंने हमें पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बजट घोषणा 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट 21-22। राइट आंसर ऑप्शन 3, बजट 21-22 में तो इसकी घोषणा की गई थी। और ये प्रारंभ कब हुई? प्रारंभ हुई थी 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है कि जो शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद युवा हैं को सब रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, वो भी पूर्ण रूप से मुक्त, ब्याज मुक्त और किसी भी गारंटी के बिना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HPCL के साथ है वो राजस्थान सरकार ने कंपनी से अनुबंध किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, HPCL के साथ। तो ये आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कवर करवा दी है विद सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्लास है वो प्रोवाइड हो रही है, उनके तैयारी है वो और अच्छी हो रही है, तो मैं आपके लिए आगे से और ज़्यादा अच्छा कंटेंट है वो बना पाऊँगी। तो आज की क्लास में इतना ही है। अब हम मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले टेस्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।